बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ और DGISI ने शिरकत की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और हुकूमती वज़रा भी शामिल थे। इस मीटिंग में उनको ब्रीफिंग दी गई दाखिली मामलात पे, अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी इस मामले में, और इसके साथ साथ कश्मीर के मामले पर भी ब्रीफ किया गया। काफ़ी देर ये मीटिंग चलती रही। इस मीटिंग में अंदर क्या कुछ बातें हुई ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। वैसे इन कैमरा इजलास था, सहाफ़ियों को भी नहीं जाने दिया, लेकिन हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने इसको खसूसी तौर पर कवर भी किया। उनसे भी जानेंगे और रिपोर्ट लेंगे कि क्या कुछ होता रहा आज इजलास में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पर यह मीटिंग बुलाई गई थी। असद कैसर साहब जो हैं इसको हेड कर रहे थे। आज हम एक और स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की जो चीन के हवाले से आई है उस पर भी डिस्कस करेंगे। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में काफ़ी क्लैरिटी आती जा रही है। कल वज़ीर आज़म ने जब कौमी असम्बली से खिताब किया तो स्ट्रेट अवे कहा कि वी आर पार्टनर इन पीस नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका के हवाले से। और आज जो स्टेटमेंट दी है वज़ीर आज़म ने, वो ये कहते हैं वज़ीर आज़म साहब के हम पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद हम चीन से मामलात अपने कम करने नहीं जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को हमारे एनालिस्ट किस तनाजुर में देखते हैं, और इसके साथ साथ शी जिनपिंग चीनी सदर का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम पर धौंस ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो आपका सर दीवारें चीन से मारकर पाश पाश कर देंगे। इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट आई है। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने खिताब किया। वज़ीर आज़म ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज ये तमाम टॉपिक अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मतीन हैदर साहब, GTV के ब्यूरो चीफ हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मतीन हैदर साहब, आप भी मौजूद थे, आप लोगों ने कवर की। आज पार्लियामान की मीटिंग में क्या अपडेट हैं आपके पास, क्या कुछ होता रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर जैदी साहब, बुनियादी तौर पे ये इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में एमर्जिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है, तालिबान जिस तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं और जिसे कहते हैं गैर लचक वाला रवैया अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान में, और इस वक्त जो बढ़ता हुआ वायलेंस और उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की सलामती को जो दरपेश ख़तरात हैं, इसके ऊपर जिस तरह आपने ओपनिंग में कहा कि ना सिर्फ बिलावल बल्कि सारी जॉइंट अपोजिशन ने डिमांड की थी कि उन्हें अफ़गानिस्तान के ऊपर ब्रीफिंग दी जाए, और ये पहली मरतबा है कि अपोजिशन ने अपने तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए हुकूमत के साथ आज इस ब्रीफिंग में शिरकत की है। और इस पे फ़ौज की जानिब से डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, और पहले कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रूम में ये ब्रीफिंग तय की गई, लेकिन इस वक्त ये ब्रीफिंग जो है वो कौमी असम्बली हाल के अंदर हुई, और इसमें फिर खुसूसी दावत के ऊपर चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद हैं और कई वफाकी वज़रा भी उन्होंने भी इसके अंदर शिरकत की, और अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी तमाम तर अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़र में कि इस वक्त क्या एंगल्स हैं, क्या सूरत हाल है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला की जो वाशिंगटन में मीटिंग हुई है उसके क्या असरात होंगे, अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है तालिबान के ख़िलाफ़, उनके ऑफेंसिव के ख़िलाफ़, और जो तालिबान के स्टेटमेंट्स आए, इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ एश्योरेंस कराई गई है कि पाकिस्तान की सलामती को चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन मुसल्लह अफवाज इन चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। रेस्ट अश्योर पाकिस्तान की सलामती का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज ज़रूर है, और वो हम अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बनने जा रही है उस हवाले से देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं स्टेटमेंट तब तक नहीं दूंगा जब तक ब्रीफिंग में मुझे पूरा आइडिया नहीं हो जाता कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। ओपोजिशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि हमें इस पूरे प्रोसेस में आगाह किया जाए, और वो आज हो गया। बड़ी खुशाइंद बात है कि कौमी सलामती की इस तरह से मीटिंग हुई, अपोजिशन भी बैठी, हुकूमत भी बैठी, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बैठे। तो इस मीटिंग को खसूसन किस तरह देखते हैं, और हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कमर जहीद साहब। जहाँ तक आपने मीटिंग का जिक्र किया और उसके ऑप्टिक्स का जिक्र किया, तो ये एक मैं कहूँगा कि बड़े अरसे बाद एक बहुत 2 साल 3 की एक कन्फ्रंटेशन के बाद ये एक अच्छा जो है शगुन है, एक कहते एक अच्छा ताज़ा हवा का झोंका आप कह रहे हैं
कि उसमें जहाँ पर हुकूमत भी और अपोजिशन भी वो एक जगह पर मौजूद थे और उनको उन टॉपिक्स पे ब्रीफिंग दी गई, उन इश्यूज पे ब्रीफिंग दी गई जो पाकिस्तान की जो खित्ते की जो मारूजी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो असर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है और इस खित्ते की तब्दीली की वजह से जो असर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, साफ जाहिर है उनके जो मेजर फैक्टर्स हैं, उनके जो थ्रेट परसेप्शंस है, उसके ऊपर ये सारी की सारी ब्रीफिंग बेस करती थी। और अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी निकलने की कोशिश करके निकलते जा रहे हैं और तालिबान जो है उनका कब्जा होता जा रहा है। अभी एक कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि काबुल से कोई 50 किलोमीटर दूर हैं और इवन वो अशरफ गनी के घर तक पहुंच चुके हैं। तो 70 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की खबरें हैं। बिल्कुल, या पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया और उसमें बहुत बड़ा एक बोल्ड डिसीजन था, एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट थी जब इमरान खान ने बड़ा करेक्टली, बड़ा वाइजली और बड़ा फोरकास्ट करते हुए ये कहा कि जी हम किसी भी सूरत में कोई अड्डे वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि जो अफगानिस्तान का पूरा पीस प्रोसेस इस चीज़ पे बेस कर रहा है कि तालिबान अपनी सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रुप को नहीं देंगे और अलाउ नहीं करेंगे पाकिस्तान या खत्ते में दहशतगर्दी करने की। तो अगर वो ये कमिट कर रहे हैं तो पाकिस्तान किस तरह अपने बेसिस दे सकता है कि यहाँ से उड़ के आप अफगान तालिबान पे बमबारी करें। और वो जो अमेरिका जो उसका कवर बनाता है, जो उसका डिसीट तरीके से, हिपोक्रेटिक तरीके से जो नैरेटिव पेश करता है, उसमें वो ISIS और दाइश को इन्वॉल्व कर लेता है। तो अगर ISIS और दाइश अफगानिस्तान के अंदर आती है तो तालिबान की या वहाँ पे जो भी हुकूमत होगी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कंट्रोल करे। तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर स्टांस दिया। पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है कि चैलेंजेस तो हैं कि अगर वहाँ पे तालिबान भी आते हैं, वहाँ से लोगों का इनखला भी होता है, वहाँ से महाजरीन भी आते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, अशरफ गनी और अब्दुल्ला, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह अफगानिस्तान में अमन आए। तो वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, वो इस सिचुएशन को और फर्दर डैमेज करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, चाइना के हवाले से आपको पता है बहुत अर्सा पहले अमेरिकन ने जब CPEC था उस अभी आप पे प्रेशर डाला था, क्योंकि और उसके ऊपर उन्होंने बड़े बयान CPEC के हवाले से बयानात भी दिए थे, क्योंकि CPEC की पूरी सक्सेस उनकी नज़र में खटक रही है। तो ज़रूरी था कि हम अपने पॉलिसी पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके एक बड़े मौसर तरीके से सामने दुनिया के पेश करते। पाकिस्तान के अंदर तो बातें होती रहती हैं, वहाँ पे इमरान खान ने परसों भी चाइनीज एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने वहाँ पे जो अपनी प्रायोरिटीज है वो बता दी थी। अभी दोबारा उन्होंने उनके रीअसर्ट किया और कल जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की थी उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, दहशतगर्दी के जंग के खिलाफ के हवाले से भी और पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से भी। तो इन तमाम में चैलेंजेस पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं वो आपके एक्सटर्नल बॉर्डर्स के ऊपर ही, यानी ट्रांस फ्रंटियर जो आपके खिलाफ जो कुछ हो सकता है, और उससे बहुत बड़े चैलेंज जो है वो है पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के साथ। मैं इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से पीजे मीर साहब से जानना चाहूंगा। पीजे मीर साहब, आप कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई जिसमें इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन पर गौर किया गया और ISI जनरल हेडक्वार्टर में ये मीटिंग हुई। हमें कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है? ख़ुसूसन हमने देखा कि जौहर टाउन में जो वाक़या हुआ, इसके बाद फिर कल की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से हमारी चेक पोस्ट पे फायरिंग हुई, उसमें 2 हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो गए। तो अब ऐसे वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, जैसे जैसे क्योस बढ़ रहा है इनमें भी इजाफा होता जा रहा है। इंटेलिजेंस विजिलेंस बहुत ज़रूरी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है वो बिल्कुल विजिलेंट है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है और वो राउंड द क्लॉक जैसे वो काम करते हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि भाई ISI की जब हम बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। तो ये जो इंटेलिजेंस की बात है और विजिलेंस की बात है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमने इससे बाहर भी निकल के देखना है कि भाई हो क्या रहा है। हमें पता है कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है और डालेगा, और भी डालेगा। वो क्यों? क्योंकि उसने हमेशा दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के समेत इंटरनेशनली वो इस्तेमाल करता है, जिस तरह उसने ईरान को किया है, जिस तरह उसने इराक को किया है, सीरिया को किया है, इसको इज़राइल को भी करता है। तो ये हर एक को वो अपने पास स्ट्रक्चर्स के अंदर करता है कि दोस्ती शोस्ती कोई नहीं है, उसका अपना इंटरेस्ट है। और वहाँ भी 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्लिक्टिंग माइंड है कि एक कहता है विड्रॉ करो, एक कहता है विड्रॉ ना करो। टैक्स पेयर कहता है विड्रॉ करो, तुम हमारा पैसा खा रहे हो। जो आर्मी है वो कहती है हमने विड्रॉ नहीं करना। NATO डजंट वांट टू विड्रॉ।
अब बात आती है, वो कहते हैं कि अगर हम आज विड्रॉ करेंगे, ये दोबारा रीग्रुप करके, जो कि रीग्रुपिंग शुरू होगी अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान और अगेन इमर्जिंग। तो अब बात आ रही है कि ये एक ट्राइबल एरिया है कि जिसके अंदर मिलिटेंसी आ गई है। आपके अंदर एक ज़माने में जिरगा होता था, जिरगा इज़ टोटली इनफेक्टिव। सो यहाँ पास स्ट्रगल है, और ये पास स्ट्रगल जो है इसको सिर्फ वहाँ कोई बैठ के मॉनिटर करके ठीक कर सकता है। आपने अभी बात की है कि जौहर टाउन के अंदर हिंदुस्तान यहाँ जंप उठ गया, कहता है जी कि यह हाफिज़ सईद के ऊपर अटैक हुआ, आप बताएं क्यों हुआ, क्या हुआ। वो अपनी थेरियाँ लगाना शुरू कर दिया है। ये सब ये प्रेशर आप कह लो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसने खुल के एक स्टांस लिया है, जिसने कहा कि मैं बेस नहीं दूंगा। अब वो क्या करेगा, आपको डिफरेंट तरीके से कोर्स करेगा। आपके 27 पॉइंट्स थे FATF के अंदर, 26 आपने पूरे कर दिए। और यार आपको तो कंसेशन देनी चाहिए थी ना, नहीं आपको नहीं दी। आप अमेरिका की बात मान जाए, वो कल आपको एक ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे वो। सो बेसिकली हमें हर चीज़ की और हर पॉसिबिलिटी की हमें प्रिपेयर्डनेस करनी है। और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, बड़ी तेज़ स्टोरी है, और इसके रिपरकशंस लॉन्ग रन में अगर सही तरीके से ना खेले जाएं, आप देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ सकती है। ठीक नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और चाइना के हवाले से बात करेंगे। जो चाइनीज़ सदर की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी आप कह सकते हैं ज़बरदस्त है, और बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने जब कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल हुए हैं। इसको डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। चाइना के सदर के बयान पर हम तबसरा करेंगे, लेकिन मतीन साहब से एक चीज़ जानना चाहूँगा। मतीन साहब, अमेरिका ने किस तरह से कंसीव किया है जो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आई है, जिनमें क्लियरली वज़ीर आज़म कह रहे हैं डू मोर, आप कहते थे हम नो मोर अब कह रहे हैं, हमारी कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं किया गया, हम आपके साथ पार्टनर इन पीस ज़रूर हैं, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन सकते। उस बयान के बाद से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, और इसको अमरीकी हलकों में कैसे कंसीव किया जाएगा? जी बड़ा अहम सवाल है। और देखिए ये जब उन्होंने कहा है कि पार्टनर्स इन पीस हैं और पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और जो बड़ा टिका के जवाब दिया है, जिसे कहते हैं बड़ा ज़ोरदार अंदाज में जवाब दिया है, और डू मोर के जवाब में जो अपनी पॉलिसी थी और अपना मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो इंतहाई, जिसे कहते हैं लो एप के ऊपर हैं, इंतहाई सर्द मैरी का शिकार हो चुके हैं। और जिस तरह PJ मीर साहब ने भी कहा कि अगर हम इस वक्त तमाम तर चीज़ें अमेरिका की मान लेते हैं तो हमें जो बाकी फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त स्क्वीज़ किया जा रहा है वहाँ पे हमें फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। अड्डों के ऊपर मैं आपको अंदर की बात बता दूँ कि इसके ऊपर वज़ीर आज़म स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अभी मुज़ाकरात कंक्लूड नहीं हुए। शराइत के ऊपर बातचीत अभी भी हो रही है, और अमेरिकन्स कह रहे हैं कि कोई कंडीशंस नहीं, पाकिस्तान कह रहे हैं कि कंडीशंस होंगी, कि कंट्रोल हमारे पास होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि और इसमें यही है कि ये प्रेशर है, चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद तस्लीम किया है कि प्रेशर मौजूद है। और आप उसके बाद देखिए कि पाक अमेरिका ताल्लुकात लोएस्ट ऐप के ऊपर यह भी है कि इस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर फुल फ्लेज एम्बेसडर नहीं है। कायम मकाम नाज़िमुल उमूर से काम चलाया जा रहा है, और ये उस वक्त लगाया जाता है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को कोई अहमियत न दे। तो आपने प्रेशर की बात की, मैं प्रेशर की स्टेटमेंट को लिंक करूंगा। ब्रिगेड साहब, प्रेशर के हवाले से पाकिस्तान पर प्रेशर अगर अड्डों का है, उसके साथ साथ चीन के हवाले से भी है, और वज़ीर आज़म ने इसका खुलेआम एतराफ़ किया कि हम पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि चीन से ताल्लुकात कम करें, लेकिन हम किसी सूरत चीन से ताल्लुकात कम नहीं करने जा रहे हैं। तो सर ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई है, नेमिंग, स्पेशली नेमिंग यूएस। ये चीज़ तो बहुत अरसे से, आपको याद है जब CPEC शुरू हुआ था तो अमेरिकन की स्टेटमेंट आई थी, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट आई थी, क्या आई थी
कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट्स आई थी, क्या आई थी, उसके साथ साथ इंडियंस की स्टेटमेंट्स आई थी, बयानात उन्होंने खुल के सी पैक के खिलाफ दिए थे और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान चीन के साथ इतना इंटरेक्ट करे और बड़े अरसे से नहीं चाह रहे थे। लेकिन लेकिन पाकिस्तान ने लेकिन अपना अब जो दिफाई पाकिस्तान की ब्रिगेड साहब, पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान का स्टांस है और इसे खुलेआम पब्लिकली कहना, आप समझते हैं कि एक शिफ्ट है जो कि ब्लॉक शिफ्ट, अब यूनिपोलर से बायपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी शिफ्ट कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं? देखिए वर्ल्ड तो यूनिपोलर रहेगी, आप भी यूनिपोलर रहना चाहिए आपको। बायलैटरल तो चाइना और अमेरिका आते हैं, लेकिन रशिया भी इस वक्त एक इमर्जिंग पावर है और दुनिया में वो सामने आ रहा है और उसके रशियन जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि हम अमेरिकन की हर बात मानते आए और जैसे इमरान खान ने कहा कि हम उनके अलाए भी थे और हम उनके खिलाफ, वो हम पे ऊपर बमबारी भी करते थे, बल्कि वो तो छोड़े, पाकिस्तान आर्मी के और पेंटागन के कितने क्लोज ताल्लुकात रहे और पाकिस्तान, वो खुद ही एक बात मौकों पर कहते थे कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ये पाकिस्तान की नई जंग नहीं है, ये दुनिया के अमन के लिए लड़ा है। लेकिन आपको याद है कि उन्होंने पाकिस्तान की चेक पोस्ट पे हमला किया, उनके जहाज़ों ने, हेलीकॉप्टर्स ने हमला किया और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के गालिबन 7 जवान और एक ऑफिसर जो है वो शहीद कर दिया। हमने सिर्फ उसके रिटेलिएशन में क्या किया कि वो नेटो सप्लाई बंद कर दी। हालांकि जिस वक्त वो हेलीकॉप्टर फायर कर रहे थे तो हमारी मतलब उनको ऑर्डर्स पास होना चाहिए था कि आप भी फायर बैक करें, कि अगर वो गलती में कर रहे हैं तो आप भी कल कह दीजिएगा जी हमने गलती में एंगेज किया, हमें पता हम पे कौन फायर। लेकिन ये एक लीडरशिप का एक सबमिसिव एटीट्यूड था कि वो उनकी ज्यादतियों का जवाब नहीं देते थे, बल्कि वहां पे खामोश होकर बैठ जाते थे और जो कुछ हुआ उसामा बिन लादेन के खिलाफ वो भी आपको याद है। अब अगर आपने ये कहा और आपको पता है कि यहाँ पे तो सीआईए का कोई स्टेशन चीफ आ जाता था तो एक जमाना होता था, उसे प्राइम मिनिस्टर मिलने पहुंच जाता था, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बुला लेते। अब यहाँ पे अपना सीआईए का डीजी हुआ डायरेक्टर होके गया, इमरान खान ने उससे मुलाकात नहीं की, उसने आर्मी चीफ से मुलाकात की और वो चले गए क्योंकि लेवल उनका ज्यादा आईएसआई चीफ बनता था, चले फिर वो एक और डिग्री आगे चले गए और उसके ऊपर मैसेज बड़े क्लियर तरीके से कन्वे हो गया है और अड्डों के देने के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के बेसिस के ऊपर, ना कोई शर्तों के ऊपर ना बगैर शर्तों के ऊपर। आपके जो मुज़ाकरात, क्योंकि ना तो अभी कोई उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, ना आपकी टीम वहां पे मौजूद है, ना कोई आर्मी लेवल पे कोई मुज़ाकरात हो रहे, तो ये चीजें जो, ये तो एक चीज है जो अब सामने आ गई है, इससे रिवर्सल इस वक्त पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन पे। मीर साहब, आप समझते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए अगर खित्ते की सूरत हाल डीप स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है, स्पेशली अमेरिकन फोर्सेस का जो विड्रॉल है, ये वन ऑफ द टैक्टिक्स हो सकती है कि चाइना को किसी तरह, जब पूरा खित्ता ही एक क्योस में आ जाएगा, अमेरिकन कहें लो जी अब संभालो, ये हम तो चले गए यहाँ से? देखें, हम समझते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है। दोस्त वोस्त कोई नहीं होते, इंटरेस्ट्स होते हैं। आज चाइना का इंटरेस्ट है, ये रशिया, ये सोवियट्स ने क्या 79 में हर किस्म का आर्मामेंट यूज़ करके तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके वार्म वाटर्स का एक्सेस नहीं लिया। चाइना ने एक 9mm की गोली नहीं चलाई, वो ग्वादर पे आके बैठ गया। तो मैं समझता हूँ ये आपका सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक सबसे बड़ा कू है, इकोनॉमिक कू डिटा, कि जो कि आके आपके बैठ गया है। आपने अपने इंटरेस्ट भी यहाँ प्रोटेक्ट करने, आपने चाइना के साथ इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने। अमेरिका ने हमेशा आपको यूज़ किया, करता रहेगा। अब वो घबरा रहा है कि हमारा जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना जा रहा है, बिकॉज अब हमारी बास्केट जो है खुल गई है। पहले तो हम एक ही बास्केट में थे, अब हम बास्केट से बाहर आ गए हैं। आपके वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो गए, पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। तो इसलिए ये एक तो ये आपके पास सामने एक मंजर है। दूसरा, आपने यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ चाइना, ऑफ रशिया एंड ऑफ अमेरिका। हमने अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखना है और हमने देखना है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारा सीपैक का जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, इसके अंदर पाकिस्तान हाउ मच इज इट एक्चुअली बेनिफिटिंग। तो हमने ये सारी एंगल्स देखने हैं। अब ये एक आगे जिस तरह ये प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, इस प्रोजेक्ट से हिंदुस्तान को भी तकलीफ़ हो रही है, इस पे अमेरिकन को भी तकलीफ़ हो रही है, इसको आप कह लो ईरान को भी थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी। इन्होंने भी कहा था कि चाहे बाहर का कुछ करेंगे, बट द क्वेश्चन इज़ हमने काम शुरू कर दिया है और ये जो काम हमने शुरू किया है इसके लॉन्ग टर्म जो रिपरकशंस हैं, अनलेस नॉट नेगोशिएटेड प्रॉपर्ली, ये काफ़ी ख़राब होंगे।
हमें बड़ी खुशी है कि चाइना हमारा दोस्त है, हम कहते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया है, लेकिन अपना इंटरेस्ट आपने बड़ा सॉलिड रखना है। आपने श्रीलंका में देख लिया है, वो पोर्ट आपने वहाँ चलवाया था, आज वो चाइनीज़ के हाथ में अंदर है पोर्ट बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। सो आपने बड़ी चीज़ें, बड़े फैक्टर्स हैं जो आके देखने हैं, और साथ साथ आपके जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं ये तो आप पे रहेंगे। तो मीर साहब क्योंकि लॉन्ग ये टर्म जो बेसिस आपको पे चाइना पहले के साथ हमारे अंधाधुंध रिलेशन पैसा को देते आपके, मीर साहब लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाइना के साथ रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं? फिर आप समझते हैं कि इतना सस्टेनेबल होगा जो आप बात कर रहे हैं? ये देखा आपने बड़ी, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसी तरह शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जहांगीर ने जब परमिशंस दे दी थी, और उसके बाद देख लो 1848 के अंदर फिर पूरी उसकी ब्रिटेन आ गया था ऑफिशियली, you know, the empire took over. So today we have to learn from past mistakes of the subcontinent, क्योंकि at the end of the day Pakistan is Pakistan, China is China, and for me Pakistan comes first. So I have to look at my interest, I have to see कि where you know, मेरे पास जो आपकी इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन हम आपस के कमर, हम आपस में इतने उलझे हुए हैं। वो कल आप देखो, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर जिसने जाके इन लोगों के साथ इंटरनेशनली बात करनी है, उसको आप गंदा कर रहे हो असेंबलीज के अंदर। तो हम खुद ही अपनी वो होती है ना डर्टी लिनन पब्लिकली धो रहे हैं, तो फिर आप किस मुंह के साथ जाके आप बात करेंगे? फरमा रहे हैं कल जो मैंने शो किया, आप। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। कल जो मैंने शो किया इसमें खसूसन फोकस ये था कि नेशनल सिक्योरिटीज़ के मामलात पे आपको एटलीस्ट यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको नहीं लाना चाहिए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी है वहाँ पे ओपोजिशन हो, हुकूमत हो, मुत्तहिद हो के सबने पाकिस्तान का दिफा करना है। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। भारत प्रोपेगेंडा कह रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन भेजे गए, उस पर जिक्र करते हैं, और इस हवाले से क्या कोई प्लानिंग भी जारी है, पूछेंगे मतीन साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज मीटिंग में कश्मीर के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें बात की जाए, मोदी सरकार ने बुलाया था कश्मीरी रहनुमाओं को, लेकिन उसका कोई खातिर खा आउटकम हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर एक चेन ऑफ इवेंट्स को जोड़ें हम कि एयर बेस पे उनकी ड्रोन अटैक्स जो हुए, उसके बाद फिर एक बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान की जानिब से ये हुआ था। तो भारत के, मैं कल सुन रहा था उनके एनालिस्ट को, तो वो एनालिस्ट एक तो भारतीय मीडिया एक ऐसी पिक्चर पेश करता है जिसमें हमेशा ये दिखाया जा रहा होता है कि जंग होने लगी है बस इसके बाद, तो उसमें वो गाए बगाए ये बात कर रहे थे कि हमें पुलवामा अटैक जिस तरह हुआ था उसके हमने रिस्पांस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक की थी, तो ऐसी स्ट्राइक कोई प्लान की जाए। वजीर साहब, ये जो प्रोपोगेंडा है भारतीय मीडिया चैनल्स पे बहुत हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जहन में ये बात तो है, मतलब जो डिस्कस हो रही है कि भारत में एक और चीज़ को लेके प्रोपोगेंडा उठाया जा रहा है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा वाज़ेह है। और ये चीज़ भी आज जो पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है, आज उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई। जो भारतीय एटीट्यूड है इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर, और ख़ास तौर पर जम्मू में जो एयर बेस एयर स्टेशन के ऊपर खुद इनकी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की अपनी कार्रवाई। कंबर साहब, पाकिस्तानी सरहद से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जो किसी भी किस्म का ड्रोन जो है इतनी प्रिसीजन के साथ कार्रवाई नहीं कर सकता, और ना ही हमारे हुर्रियत पसंदों के पास ड्रोन्स हैं, और ना ही पाकिस्तान के सरहद पार से 16 किलोमीटर तक अगर आ भी जाए और वो ज़ाहिर बात है रास्ते में डिटेक्ट हो सकता है, तो ये इनकी अपनी कार्रवाई। मकसद ये था कि इस वक्त जो बड़े बुरे तरीके से उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है कश्मीर के ऊपर, और ख़ास तौर पे APC के ऊपर, हालांकि उनके अपने लाइक माइंडेड लोग थे, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसल जो है वो मुतअद्दिद मरतबा तशवीश मज़म्मत का इज़हार कर चुकी है। 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तीसरी रिपोर्ट की तैयारी है। इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है। उन्हीं तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन, ये जिसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, ये किया। और भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार, भारत के वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर दाखिला ने भी इसका मुद्दा और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाला। पाकिस्तान ने इसको टाइमली, इसका टुक द स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, इसको रिजेक्ट किया। ये सारी सूरत हाल जो है ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। आज इसके ऊपर हमारी अस्करी क़यादत ने तमाम पॉलिटिशियन को मुफस्सल एतमाद में लिया, वैसे नहीं जैसे नई दिल्ली में। तो देखिए हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बहुत की जाती है, लेकिन देखिए अस्करी क़यादत चल के आपके पास पार्लियामेंट हाउस में आई है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी। बिल्कुल एग्जैक्टली। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, एक तो 5 अगस्त वाला इकदाम, इसका रिवर्सल ऑन कार्ड्स था। बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि जो ये मीटिंग हुई है ये होने जा रहा है क्योंकि इंडिया 2 फ्रंट्स नहीं खोल सकता, एक लद्दाख में और एक इस तरफ हमारे बॉर्डर वाली साइड। तो आप समझते हैं कि ये अभी भी ऑन कार्ड्स है आफ्टर दैट पर्टिकुलर मीटिंग विद लाइट माइंडेड पीपल? नहीं, वो देखिए, वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी वो किसी मतलब अच्छी इंटेंट के साथ नहीं थी कि आपने कोई मसले का हल करना है, और उसमें आप सिलेक्टेड किस्म के लोगों को बुलाया गया था। तो उसका मकसद तो वो दुनिया जो प्रेशर उनके ऊपर एक बाहर से पड़ता है, जम्मू के ऊपर जो बाहर से अब दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हिसाब से कश्मीर में जो कुछ कहा जा रहा है और उसमें भारत को जिस तरह जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उस चीज़ों को उसके अंदर एक जिगरी पोकरी करने के लिए, मौकरी करने के लिए, एक वो बंदर का तमाशा करने के लिए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बुला ली गई जिसका ना कोई आउटकम था, ना कोई एजेंडा था, ना कोई ऑब्जेक्टिव था। या तो उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं ना कि हम उनसे डिस्कस करेंगे उनसे कि जी क्या 375 को 75। ब्रिगेडियर सर, मैं आपको सेकंड करूंगा। ये इंडियन मीडिया इस बात पे क्रिटिसिज्म कर रहा था मोदी सरकार पे कि इस मीटिंग का एजेंडा तक नहीं दिया गया कि क्या डिस्कस होने जा रहा है। ये कोई एजेंडा नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो ये तो एक जैसे वो है, मोदी की आदत है कि वो झूठ बोलता है, डिसीट है, हिपोक्रेट है। अपने इलेक्शन से पहले अगर आपको याद हो, उसने तस्वीरें बनाई थी कि मुसलमानों है घर में बैठा है, किसी के पाँव धो रहा है। तो वो एक मदारी का जो रोल होता है ना, और उस तरह वो करता नजर आता है। और उसको स्टेट क्राफ्ट की समझ भी नहीं। आपको पता है उसके ऊपर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कह दिया था कि नो मोर हग्स व्हेन यू मीट द अमेरिकन प्रेसिडेंट। इस किस्म की जगहसाई का बायस तो वो अपने मुल्क के लिए बनता रहा है। लेकिन उसके साथ जो कश्मीर, जहाँ तक मुसलमानों पे जुल्म करने की बात होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात होती है, लोगों को किल करने की बात होती है, औरतों की आबरू, वो उसकी फौजें उसकी डायरेक्शन के ऊपर पूरी तरह से उस चीज़ को जारी रखे हुए हैं कश्मीर में। तो उन्होंने किसी भी तरीके से ना तो 75 को ना 370, बल्कि वहाँ तो उसकी कोशिश है जो वो अभी कर रहा है और जिसके ऊपर एफर्ट्स उन्होंने किए और वो बहुत सारी वो चीज़ों को वो कर भी चुके हुए हैं। उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वैली का, जम्मू में तो ऑलरेडी हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वैली के अंदर आपको पता है कि मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा तादाद में रहते हैं। उनकी वो 86.3 वहाँ पे पॉपुलेशन रेशो बनती है। अब वो उसको श्रीनगर के इर्द-गिर्द, कश्तवाड़ के इर्द-गिर्द, पुलवामा के इर्द-गिर्द, अपना अनंतनाग के इर्द-गिर्द, इन तमाम इलाकों में, या श्रीनगर जम्मू हाईवे जो जाती है उसके साथ-साथ वो उसके वहाँ पे इंडिया से ले जाके लोगों को ज़मीनें भी आबाद कर रहे हैं। आरएसएस के जो दहशतगर्द हैं उनको बाकायदा तौर पे वहाँ पे ज़मीनें और कारोबार के लिए जगहें अलॉट की जा रही है, उनको वहाँ पे सेटल किया जा रहा है इसी डेमोग्राफी से पॉपुलेशन बेसिस को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि वो आगे की सोच रहे हैं कि जी अगर कल को कोई प्लेबिसाइट हो जाता है तो उस पर क्या होगा। और दुनिया जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिकन जो है वो दो जो जालिम रियासतों के साथ खड़े हुए हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जो दुनिया में तबाही फरमाती है। एक इजराइल है और दूसरा इंडिया है। पीजे मीर साहब, अब आपसे जानना चाहूँगा, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी जिसका जिक्र किया गया और बहुत सारे अखबारों में इसके हवाले से आर्टिकल्स भी शाया हुए। तो वो बैकडोर डिप्लोमेसी ने कितना काम किया? आइंदा आने वाले हालात जो हमारे इंडिया के साथ बन रहे हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा चलती रही है, बाकी मुल्कों भी चलती है। हिंदुस्तान के साथ भी हम बैकडोर पे, ट्रैक 2 पे बात करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि इंडियंस के साथ बात करना बिल्कुल एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। नंबर 1, देखो, जब हमारा क्या इनके साथ इशू है? कश्मीर का है। कश्मीर पे आप क्या इनसे बात करेंगे?
मैं तो 15, 16, 17 साल हो गए कि ये ब्रसल्स के अंदर ट्रैक 2 में डिस्कोर्सेज कश्मीर सेंटर्स पे हर चीज़ हम करते रहे, लेकिन द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि वो भी जो आके बात करता है वो मजबूर है, क्योंकि कश्मीर को इन्होंने अपना एक अटूट टंग हिस्सा बना दिया है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो मसला है ये ये जो उनकी पार्लियामेंट है, उनका लोकसभा राज्यसभा, वो इस पे डील करेंगे। ये जो बीच में आ जाते हैं ट्रैक 2, मैं समझता हूँ हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें जाना है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर, और इंडिया के ऊपर जब तक हम सैंक्शंस नहीं लगवाएंगे और इंटरनेशनल जो सुपर पावर्स हैं वो को प्रेशर्स नहीं डालेंगे, ये कश्मीर का मसला नहीं रिजॉल्व होगा। और विद रिजल्ट जो स्पिन ऑफ है, जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है, वो आप देख लो, कभी यहाँ से आप कह लो इंसर्जेंसी आ जाती है, कभी उधर से हिंदुस्तान कुछ कर देता है, कहीं भी जाओ पाकिस्तान को बदनाम करता है। सो इसके लिए हमें एक काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको कभी हाथ आगे बढ़ा देता है, फिर डिफ्यूज़ कर देता है, हमें ठंडा कर देता है, एंड देन अगेन ही कंटिन्यूज़ ऑन दैट। इसने क्या किया 37035A, ये क्या किया इसने? हम चुप रहे, लेकिन हमारे भी तो गलतियां हैं ना, हम क्यों डोसाइल हो जाते हैं, हम क्यों प्लेसिड होते हैं? Then what is the way forward, sir? ये पाकिस्तान में टेलीविजन प्रोग्राम्स, ये आप मुझे बताएं, जब ये 35A और 370 है, हमको 50-60 दिन लगे रहे, उसके बाद प्रोग्राम बंद क्यों? क्योंकि बाद में हम भी यहाँ देखते हैं रेटिंग नहीं आ रही यार। और यार रेटिंग को मारो गोली, पाकिस्तान को देखो पहले। हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखते नहीं हैं, अपनी रेटिंग के चक्कर में चले जाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट हम कभी आगे रखते नहीं हैं। वी नीड टू पुट नेशनल इंटरेस्ट इन फ्रंट, और ये हम नहीं करते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सर इसका वे फॉरवर्ड भी बता दें। हिंदुस्तान हमसे एज ले जाता है, उसकी जो आप कह लो कि इंटरनेशनल PR हमसे तकड़ी है। एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी आपने जिक्र किया ना कमर के इंडिया का मीडिया क्या कह रहा है, भाई वो तो शैतान है, वो तो उनको एक हड्डी दे दो, वो पूरा करा के शुरू कर देते हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा। सो वी नीड टू बी काउंटरिंग इट इन द मीडिया इंटरनेशनली अगेंस्ट देम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका, ब्रिगेडियर गजनफर साहब का, मतीन हैदर साहब आपका, बड़ी यूज़फुल इंसाइट। हमने आज कोशिश की कि वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट में कौमी सलामती की कमेटी में मीटिंग हुई है उसको आपको बताया जाए कि क्या हालात आगे बनने जा रहे हैं। हमें फीडबैक से अपने ज़रूर आगाह कीजिएगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।